Good morning, dear GATE aspirants. Myself सुनील यादव. वेलकम टू देवत गेट इजी. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करके आप लोगों तक वो वीडियोस जो हैं पहुंचा रहे हैं और आई होप सो आप भी उसी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे ताकि इसका बेनिफिट मिल सके. आज नहीं ले रहे होंगे तो कल लेंगे, लेकिन बेनिफिट ज़रूर मिलेगा जो हम लोग शेयर कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट. हम 24 आवर आपके लिए काम कर रहे हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है. मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ लेक्चर ले सकूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ब्रेक ना हो. ब्रेक नहीं होना चाहिए कि जो अगर लेक्चर्स जा रहे हैं तो कंटिन्यूसली जाने चाहिए. ठीक है, तो इसी पैशन के साथ आप भी लगे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ. ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. इसके पहले हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का यूज़ हमने देखा क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम में. अदर जैसे आपका ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, मतलब सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं लगभग फर्स्ट लॉ से रिलेटेड हमने चीज़ें देखी. अब मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि प्रॉपर्टी डायग्राम को मैं डिस्कस करता, लेकिन प्रॉपर्टी डायग्राम को डिस्कस करने के लिए आप जानते हैं सबसे मेजर जो 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डायग्राम हैं वो है एक पीवी डायग्राम, दूसरा टीएस डायग्राम. तो पीवी डायग्राम तो मैं इजीली बता सकता हूं आपको, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में थोड़ा बहुत समझ लिया है. लेकिन टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम को समझने के लिए, टीएस डायग्राम को समझने के लिए हमको एंट्रोपी को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एंट्रोपी एक ऐसा शब्द है जो बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आता. तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ही एंट्रोपी का जनरेशन होता है और यहीं से इस एंट्रोपी की चर्चा शुरू हो जाती है. आपको मैंने पहले भी बताया था, 0th लॉ टेम्परेचर के बारे में बताता है, डिस्कशन होता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करती है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करते हैं. और फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है एब्सोल्यूट 0 केल्विन के बारे में, जो अटेनेबल नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अगर समझना है तो इससे पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को समझते हैं. हालांकि मैंने डिटेल में बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ की जनरेशन हुई कहाँ से, उत्पत्ति क्यों हुई. भाई जब सारा काम फर्स्ट लॉ से हो रहा था तो सेकेंड लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ गई. तो फर्स्ट लॉ को समझ लेते हैं. तो वहाँ पे ये चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, क्या चीज़ें हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. चलिए करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? ये कहता है कि सर अगर आपके पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और मान लीजिए इसकी इंटरनल एनर्जी या इसकी अंदर की एनर्जी जो है E1 है. थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसकी एनर्जी E1 है. अगर मैं यहाँ पे Q देता हूँ आपको और अगर यहाँ से वर्क मिलता है, तो अगर आप जैसे ही सिस्टम को Q देंगे तो ये इसकी एनर्जी को चेंज कर देगा, मतलब ये बढ़ा देगा इसकी एनर्जी को. ऑब्वियसली Q हीट देंगे, अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट देंगे तो उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा और फिर आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा. तो इसके लिए इन्होंने कहा कि सर जो dQ है, dQ इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस dW हो जाएगा अगर यहाँ वर्क हो रहा है तो. ये बोला इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. ये क्या है? टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी E होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस एक्सेट्रा. मतलब सारी एनर्जीज इसमें टोटल एनर्जीज में है. अच्छा, इसमें एक चीज़ और नई बात की मैंने, इंटरनल एनर्जी की, प्लस इंटरनल एनर्जी. ठीक है, तो
अब इन्होंने कहा कि अगर मैं सारी एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दूं इंस्टेड ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो यही फार्मूला हमारा बन जाता है डी क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। यही पढ़ा था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। मतलब ये इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना, इंटरनल एनर्जी। ठीक, कहानी यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट की जा सकती है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक था, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया हमारे सामने। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये चीज़ें हमने समझी। लेकिन एक बात उसने ये भी बोली, उसने ये बोली कि मान लीजिए आपका ये टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस और आप यहाँ से हीट फ्लो करा रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपकी हीट जैसे फ्लो हो जाएगी। दूसरी बात इसने बोली कि मान लीजिए ये टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस और यहाँ से आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप चाहो यहाँ से यहाँ पे भी हीट फ्लो करा लो। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने बोला। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोल रहा है कि हीट को चाहे जहाँ से ट्रांसफ़र कराओ, इधर से इधर कराओ, इधर से इधर कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जी मतलब कि ये ख़राब नहीं होगी, समझ रहे हैं? उसका डिसऑर्डरनेस नहीं बढ़ेगा, रैंडमनेस नहीं बढ़ेगा, डिग्रेड नहीं होगी वो एनर्जी। हमने ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट को। टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, हीट का काम ही है कि वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाए। लेकिन दूसरा टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये साहब कह रहे हैं कि लो टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर तक हीट चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा अपना कॉमन सेंस कहता है कि ये तो संभव नहीं यार, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट कैसे जा सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, लगाओ हमारा रूल लगाओ, डी क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर आप इसको हीट दे रहे हैं, अगर मैं इसको सिस्टम मान रहा हूँ, इस सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, तो सिस्टम की हीट बढ़ेगी, इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। जबकि इनको नहीं पता कि ये वापस इंटरनल एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इधर ये हीट फ्लो करने लगेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को फिर ये इन्होंने केल्विन साहब और क्लॉसियस वगैरह ने मिल करके कहा कि यार ये तो गड़बड़ है, एनर्जी जो है ये क्वालिटी वाइज जो होती है हमेशा कम होती है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने क्या कहा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने ये कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने ये कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सबसे पहले क्या है? क्वांटिटेटिव लॉ है। क्वांटिटेटिव लॉ मतलब ये क्वांटिटी वाइज जो है एनर्जी कंजर्व्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने कहा कि हमारी जो एनर्जी है, जितनी हमने एनर्जी दी उतनी एनर्जी वो वहाँ पे जाके मिलेगी। जैसे इन्होंने कहा कि जितनी हीट है उतना ही वर्क मिलेगा। लेकिन ये क्या इसलिए क्यों कहा? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव लॉ है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसने कहा भाई क्वांटिटी वाइज एनर्जी तो कंजर्व्ड है, लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी वाइज एनर्जी जो है वो नॉट कंजर्व्ड है। अगर मैं एक्चुअल चीज़ें देखूं तो एनर्जी कंजर्व्ड है ही नहीं। जैसे आप सुबह जितना खाना खाते हैं, जितने कैलोरी का खाना खाते हैं, आप उतने कैलोरी की एनर्जी काम नहीं कर सकते,
उससे कम ही करेंगे 100%, क्योंकि आप 100% वर्क कर ही नहीं सकते। आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल डलाते हैं, 1 लीटर में 70 किलोमीटर का मान लीजिए उन्होंने एवरेज दिया है, और 1 लीटर में अगर आप जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो मान लीजिए 100 किलोमीटर, आप 1 लीटर में अपने रोड पे कभी 100 किलोमीटर नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते, चल ही नहीं पाएंगे। जो आपको बाइक वाला बताता है ना, जब आप एजेंसी में जाते हैं भाई ये 80 का एवरेज है, 90 का एवरेज है, लेकिन वो 80-90 का एवरेज वहाँ है जो उनके प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ था। रोड पे आपको उतना नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा, 100% कम मिलेगा। तो एनर्जी डिग्रेड होती है, खर्च होती है, बेकार जाती है कुछ, सारी एनर्जी नहीं बची रह जाती। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने बताया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने बताया कि सर क्वालिटी वाइज एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है, थर्मोडायनेमिक इज नेसेसरी but not sufficient, but not sufficient। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में 2 स्टेटमेंट बनाए गए। एक स्टेटमेंट बनाया गया आपका क्लॉसियस के द्वारा, एक बनाया गया आपका केल्विन प्लैंक के द्वारा। तो उनका स्टेटमेंट क्या था, हीट इंजन और हीट पंप के बेस पे था। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ उसको समझने से पहले चलिए, हीट पंप, ये जो क्लॉसियस और केल्विन का स्टेटमेंट है वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, लेकिन उस स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें, टर्म्स को समझ लेना होगा, तभी तो हम जानेंगे कि हीट इंजन क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चर्चाएं हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक चीज़ और आई थी, उन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है वो 2 फॉर्म में होती है, एक होती है हीट और एक होती है वर्क। तो हीट Q है और वर्क W है। तो ये कहते हैं कि भाई आपको ये जो हीट है, हीट से आप 100% वर्क कन्वर्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ये एक सेकंड, हीट से आप 100% वर्क नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब कि हीट हमेशा ग्रेटर होगी और वर्क से, ठीक है। लेकिन वर्क से आप वर्क से 100% हीट में, वर्क से 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क को आप 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को आप 100% वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसीलिए वर्क क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी होता है। और हीट क्या है, हीट है सर लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी में क्या मतलब है, लो ग्रेड एनर्जी को आप 100% हीट में, वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये साइन है कि ये हमेशा ग्रेटर ही होगा और इक्वल, मतलब इक्वल हो सकता है लेकिन इक्वल से कम ही होगा, ये हमेशा ज़्यादा ही होगा, वर्क कम हो सकता है। लेकिन Q जो है वो वर्क से 100% कन्वर्ट हो सकता है। अगर हमने काम किया तो Q पूरी मिलेगी, क्योंकि ये W क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी। क्लियर है, ठीक है। अब उस टर्मिनोलॉजीज पे चलते हैं जो हमें समझना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि थर्मल रिजर्वायर क्या होता है। थर्मल रिजर्वायर, थर्मल रिजर्वायर क्या होता है? थर्मल रिजर्वायर होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑफ इन्फिनिटिव हीट कैपेसिटी। क्या? थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑफ इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी। Thermodynamic system of infinite heat capacity is called
थर्मल रिजर्वायर। मतलब कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसकी हीट कैपेसिटी क्या हो, इन्फिनिटिव हो, दैट इज कॉल्ड थर्मल रिजर्वायर। कैसे समझते हैं? हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव कब होती है, क्या देखना, हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव क्या कब होती है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, ये होता है। और एम सी क्या है, एम सी है यही हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव तभी हो सकती है, इसी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल सी इज इक्वल टू अगर हम Q बाई डेल टी रखें और अगर हम कहें कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। ये बात समझ में आई? चेंज इन टेम्परेचर जीरो का मतलब हुआ कि जीरो जीरो नहीं, जीरो जीरो नहीं। चलो देखते हैं इसी लाइन को इस लाइन में थर्मल रिजर्वायर की अगली लाइन में जोड़ते हैं। क्या, एनी अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन does not change the temperature of reservoir, thermal reservoir। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लगा होगा। कैसे? पहली बात तो ये कि थर्मल रिजर्वायर क्या है सर, थर्मल रिजर्वायर है थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑफ इन्फिनिटेड हीट कैपेसिटी। मतलब उसकी हीट कैपेसिटी जो होगी वो इन्फिनिटिव हीट कैपेसिटी होगी। मैंने अभी प्रूव करके दिखाया कि कैसे इन्फिनिटिव हीट कैपेसिटी होगी, इज कॉल्ड थर्मल रिजर्वायर। इन्फिनिटिव हीट कैपेसिटी किसकी होती है? जैसे आपका सन हुआ, आपका ओशियन हुआ, समुद्र हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ, अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद कह रहे हैं कि एनी अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मल रिजर्वायर। अगर आपका कहीं पे थर्मल रिजर्वायर है तो उसके टेम्परेचर को किसी भी अमाउंट का हीट इंटरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो इन्फिनिटिव हीट कैपेसिटी है। बात समझ में आई? इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें प्रूव करके दिखाई थी। ये जो मैं बता रहा था आपको, ये चीज़ें यहीं से आई हैं। क्लियर है? अब इसमें एक लाइन और जोड़ते हैं। वो लाइन क्या है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर is called source and low temperature reservoir is called sink। क्या मतलब है? अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि मतलब कि एनी अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ थर्मल रिजर्वायर। अब वो थर्मल रिजर्वायर अगर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। एंड अगर लो टेम्परेचर रिजर्वायर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। बात समझ में आई? अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, सोर्स है, यहां से हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे, ये सिंक है, यहां से ये क्यू ट्रांसफर हो रही है। समझ में आई बात? थर्मल रिजर्वायर है तो इन्फिनिटिव हीट कैपेसिटी है, इन्फिनिटिव हीट कैपेसिटी है तो सोर्स में क्या हो सकता है, ये सन हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है। बात समझ में आई? ये सोर्स में हो सकता है, एक फर्नेस भी हो सकता है आपका। ठीक, ये सब चीजें आपके सोर्स के अंतर्गत आएंगी। दूसरी चीज सिंक क्या है, सिंक हम ऐसे ही अगली बार जब आप देखेंगे तो हम ऐसे ही इसको सोर्स और सिंक को ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंक के एग्जांपल्स क्या हैं सर? सिंक के एग्जांपल्स हैं जैसे ओशियन है, समुद्र आपका, या एटमॉस्फेयर है। जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये बाहर का वातावरण दिख रहा है, ये सब इन्फिनिटिव है ना, एटमॉस्फेयर का कोई लिमिट नहीं है। ओशियन है, एटमॉस्फेयर है, और क्या हो सकता है, और क्या बोल सकते हो?
ठीक है, यही है, ओशियन है, एटमॉस्फेयर है, डेड स्टेट आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर को ही इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपका सिंक है, मतलब ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर्स हैं, है कि नहीं, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर सन्स वगैरह हैं। तो आई होप सो कि आपको थर्मल रिजर्वायर क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, ठीक है। अब थर्मल रिजर्वायर के बाद अब हम पढ़ते हैं कि हीट इंजन क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है हीट इंजन। हीट इंजन, देखिए एक एक चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हीट इंजन को समझने से पहले ये समझते हैं कि बेटा इंजन क्या होता है। इंजन क्या होता है? इंजन होता है सर, देखिए इंजन को समझाते हैं आपको, हम थोड़ा सा थियरी ऑफ मशीन में लेके जाते हैं। इंजन वहीं से आया हुआ है। थियरी ऑफ मशीन कहता है कि भाई ये एक लिंक है, ये एक लिंक है। ये मैंने बताया हुआ थियरी ऑफ मशीन में, आप देख लीजिए अगर लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। अगर मैं कई लिंक्स को जोड़ देता हूँ, कई लिंक्स को जोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर बन सकता है। ये कई लिंक्स को जोड़ने के बाद स्ट्रक्चर बन गया। अब उन्हीं लिंक्स में से कई लिंक्स को अगर हमने जोड़ा और उसमें से उन लिंक्स के डायरेक्शन को जो है हम प्रिडिक्ट कर सकें, अगर मैं उन्हीं लिंक की डायरेक्शन को जोड़ने के बाद उस लिंक के किसी एक डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकें कि ये लिंक जो है किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी लिंक की, ये एक तरह से स्ट्रक्चर है, और अगर कई लिंक्स को जोड़ दिए तो 3 से ज़्यादा को जोड़ दिए तो हम चेन कहलाएगी, ये चेन कहलाएगी। अब इसी चेन में से अगर हम इस चेन की एक डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकें कि यार ये चेन जो है एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है, किसी एक डायरेक्शन में, मान लीजिए ये चेन सिर्फ ऐसे जा सकती है, किसी भी एक डायरेक्शन में अगर हम उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकें चेन की, तो वही चेन क्या कहलाती है, काइनेमेटिक चेन कहलाती है। क्या कहलाती है? वो चेन कहलाती है काइनेमेटिक चेन। ठीक है, अब उसी काइनेमेटिक चेन में अगर हम इसी चेन को कुछ ऐसे भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी काइनेमेटिक चेन में अगर हम एक लिंक को फिक्स कर सकें, काइनेमेटिक चेन है, वही काइनेमेटिक चेन है ये वाली, और इसी काइनेमेटिक चेन में मैंने एक लिंक को फिक्स कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मैकेनिज्म। क्या कहलाएगा? मैकेनिज्म कहलाएगा। अब अगर मैकेनिज्म को क्या करें हम, मॉडिफाई करके एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकें, मतलब कि मैकेनिज्म which modifies one form of energy into another is called machine। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मशीन। क्या कहते हैं? एनर्जी, मैकेनिज्म विच मॉडिफाइज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज कॉल्ड मशीन। जैसे मान लीजिए पंचिंग मशीन, हमने क्या किया, इसी को एक मैकेनिज्म के तहत हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से एक मैंने मैकेनिज्म जोड़ा, ये मैंने क्या कर दिया, बेड शीट को पंच करने के लिए, इसमें होल करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट कराया और ये जो क्या करेगी, पंच कर देगी। ये है मशीन। अब उसी मशीन से अगर हम काम ले सकें, उस एनर्जी से, जो भी एनर्जी मॉडिफाई कर रहे हैं, एक जैसे फैन है आपका, मशीन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज मशीन। एनर्जी ट्रांसफर मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जा रही है, तो दैट इज मशीन। लेकिन अगर हम उसी मशीन का यूज करके कोई काम कर लें, वर्क मिल जाए हमें, अगर हमें मशीन से, किसी मशीन से वर्क प्राप्त हो जाए, तो दैट मैकेनिज्म, दैट सिस्टम विल कॉल्ड इंजन। बात समझ में आई?
अगर हमें किसी मशीन से वर्क मिल जाए तो हमें क्या कहलाता है, वो इंजन कहलाता है। अब हीट इंजन क्या है, तो सर सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई भी एनर्जी से वर्क मिल रहा है, किसी भी एनर्जी से अगर हमें अगर हमको वर्क मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंजन। लेकिन अगर ये हीट से वर्क मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। इसी में आपको इंजन क्लियर हो गया होगा। इंजन और मशीन में डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो हीट से अगर हमें वर्क मिलता है तो दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। क्लियर है। अब हीट इंजन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए हीट इंजन बनता कैसे। हीट इंजन को बनाने के लिए हमने क्या किया, एक सोर्स लिया। हमने क्या किया, एक सोर्स लिया। सोर्स क्या था, ये हमारा फर्नेस। फर्नेस टेम्परेचर T1 पे है मान लीजिए। यहाँ से हमने क्या किया, इस सोर्स से एक हीट को ट्रांसफ़र किया हमने कहीं पे। अभी मैं बताता हूँ कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। ध्यान समझिएगा, ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये चीज़ समझ लो। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है थोड़ा सा, ये क्या है, ये पावर प्लांट का एक हिस्सा है। पावर प्लांट का एक हिस्सा है। ये क्या कहता है, कहता है कि सर ये सोर्स है। सोर्स, ध्यान समझना, सोर्स से हमने क्या किया, हीट पास करा दिया किसी एक ऐसे कॉइल्स के अंतर्गत, और कॉइल से बाहर निकल गया ये हीट, और ये चिमनी के द्वारा निकल गया। ये फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सर है बॉयलर। बॉयलर का काम क्या है, सर आपने जो यहां से पंप से फीड वाटर हमें दिया, ध्यान समझिएगा, चेन बन गई है। फीड वाटर हमने क्या दिया, फीड करके यहाँ से पंप से फीड करके ऊपर पहुँचाया बॉयलर में, और जैसे ही बॉयलर में पहुँचाया तो बॉयलर में वैसे ही एक हीट फ्लो हो रही थी, हाई ग्रेड एनर्जी, मतलब कि एक तरह से हाई टेम्परेचर पे फ्लो हो रही थी, क्योंकि ये सोर्स है। तो ये हीट इसको ट्रांसफ़र करेगी कॉइल्स को। बाद में मैं बताऊंगा कि इस बॉयलर में कितने टाइप की चीज़ें होती हैं, बॉयलर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता नहीं है। अभी के लिए बस ये समझ लो कि ये बॉयलर है,
इसमें इकोनोमाइज़र होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सुपर हीटेड वेपर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कुल मिला के बॉयलर में ये हीट हुआ, हीट होने के बाद जब बॉयलर से निकला चीज़ें तो वो क्या निकला, सुपर हीटेड स्टीम निकला, सिर्फ स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम में आप जानते हैं हाई एंथैल्पी होती है, और एंथैल्पी इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी, आप जानते हो। अब इस एंथैल्पी से हमने क्या किया, हमने टरबाइन को चलाया। ये क्या है, टरबाइन। हाई एंथैल्पी की स्ट्रीम से हमने टरबाइन को चलाया और हमारा ये काम करने शुरू हो गया, ये रन करने लगा। जैसे आप देखिए कि जैसे आप पंखे को लेकर जाते हैं, मान लीजिए ख़राब हुआ है, आप साइकिल पर बैठ के जा रहे हैं तो पंखा अपने आप घूमने लगता है। कैसे, वहाँ पे कुछ ऐसे एंगल बने होते हैं इसकी ब्लेड में कि उस ब्लेड पे जब एयर से इम्पिंज करती है तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है। वैसे ही कुछ ऐसा टरबाइन का काम होता है कि टरबाइन पे हम कुछ ऐसे इसकी ब्लेड के अंदर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, अभी वो टॉपिक नहीं है। अभी ये है कि इसकी ब्लेड पे जब हमारा स्टीम पड़ता है तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है। रोटेट करना शुरू कर देता है तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ वर्क हमको मिलने लगता है। और उसके बाद जब एकदम से लगभग स्टीम एकदम ख़त्म हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा स्टीम और वेपर धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। स्टीम और थोड़ा थोड़ा फ्लूइड बाहर निकलता है, और ये बाहर निकलने के बाद हम क्या करते हैं, कंडेंसर लगाते हैं। क्या है ये, कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कि जो भी स्टीम्स बची हुई हैं उस वाटर में, उसको कंडेंस करके प्योरली वाटर बनाए। और प्योरली वाटर कब बनाएगा, जब कंडेंसर कोई ना कोई हीट रिजेक्ट करेगा। कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करेगा, उसकी हीट को, स्टीम की हीट को रिजेक्ट करोगे तभी तो फिर भाई उसके क्या नाम है, उसका टेम्परेचर कम होगा और वो फ्लूइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें क्या हो गई, हमने जो रिजेक्ट किया वो इन्वायरमेंट में किया और हमने क्या किया, सिंक में किया। अब उसके बाद बचा हमारे पास वाटर को वापस हमने क्या भेज दिया, पंप की तरफ। और पंप की तरफ से वैसे भी कुछ फ्रेश वाटर भी यहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, कुछ ये वाला वाटर मिला करके फिर से हमारा फीड वाटर बना और फीड वाटर को हमने वापस पंप कर दिया। ध्यान से समझना, पंप को हम हमेशा यूज़ करते हैं फ्लूइड की केस में। यही पंप का काम कंप्रेसर का भी होता है, लेकिन पंप और कंप्रेसर में फ़र्क है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको पंप करके कोई चीज़ें ऊपर या नीचे कहीं पे भी भेजनी है, अगर वो फ्लूइड है तो वहाँ पे पंप यूज़ करोगे, अगर वो गैस स्टेट में है, वेपर है, या फिर आपका ये कोई भी गैसियस स्टेट में है तो कोई भी फ्लूइड, तो वो उसमें वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कंप्रेसर यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो अब ध्यान से समझना, मैंने इस चीज़ को जो बताया आपके सामने, ये सारी चीज़ों को अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। यहाँ पे चिमनी थी, यहाँ से कुछ फ्लू गैसेस बाहर निकल गई और बाहर ये ख़राब चीज़ें गैसेस बाहर निकली हैं। तो ये जो सिस्टम है हमने बताया, यही क्या कहलाता है, आपका हीट इंजन कहलाता है। हीट इंजन यही पावर प्लांट में, स्टीम पावर प्लांट में यूज़ होता है। हीट इंजन मतलब कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक पार्ट है हीट इंजन का। अब लेकिन अब ये क्या है, एक क्लोज्ड साइकिल के अंतर्गत बनाया गया है। भाई देखिए, एक क्लोज्ड साइकिल है ना, कोई काम यहाँ से हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से हो रहा है, फिर यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, एक क्लोज्ड साइकिल बना है। इसी को हम बोलते हैं हीट इंजन। अब दोबारा जब भी हम हीट इंजन बनाएंगे तो अब हम हीट इंजन को ऐसे नहीं बनाएंगे। अब हम हीट इंजन को जब भी बनाएंगे, अब हम बनाएंगे ऐसे तरीके से कि आपके पास एक सोर्स है T1 टेम्परेचर पे, और ये पूरा का पूरा क्लोज्ड साइकिल को मैं ऐसे गोला करके सिर्फ हीट इंजन लिख दूंगा और आप समझ जाइएगा कि वो सारी चीज़ें लिख दिया है सर ने। यहाँ पे हीट इंजन को हमने Q1 दिया और हीट इंजन ने कुछ Q2 कंडेंसर के थ्रू रिजेक्ट किया। कहाँ पे रिजेक्ट किया था, सिंक पे रिजेक्ट किया था, और यहाँ से क्या, T2 टेम्परेचर पे। यहाँ से हमको हीट मिल गई, सॉरी ये वर्क मिल गया, टरबाइन वर्क। लेकिन एक और वर्क था, हमने काम किया था पंप वर्क पे, है कि नहीं। दो वर्क मिले थे, दो हीट हमने किया था। तो अगली बार जब मैं हीट इंजन को लिखूंगा तो ऐसे ही तरीके से लिखूंगा। अब मैं बार बार आपको पावर प्लांट बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, वो सारी सिस्टम को। अब जब भी मैं ये लिखूं आप वो समझिएगा, बात समझ रहे हैं। तो हीट इंजन ये होता है, हीट से वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम हीट इंजन पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाते हैं तो ये क्लोज्ड साइकिल है, चूंकि
ये क्लोज्ड साइकिल है, और क्लोज्ड साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था, क्लोज्ड साइकिल के लिए था डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। सर डी क्यू इसका मतलब कि टोटल हीट इंटरेक्शन Q1 Q2 का, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W टर्बाइन माइनस W पंप। समझ रहे हैं, टर्बाइन का वर्क मिल रहा है, पंप का वर्क हम कर रहे हैं, इसलिए इसको नेगेटिव किया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग हीट इंजन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए ठीक है, अब हीट पंप को समझ लेते हैं कि हीट पंप क्या होता है। हीट पंप से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो स्वयं हीट पंप निकलता है, दूसरा रेफ्रिजरेटर निकलता है। अच्छा, हीट पंप को समझने से पहले थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि हीट इंजन के बारे में कुछ चीज़ें और बता दूँ आपको। जैसे हीट इंजन था, ये था आपका हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन के बारे में मैं आपको बता दूं, हीट इंजन के बारे में एक इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। इसमें होता है थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? थर्मल इफिशियंसी, इसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है थर्मल इफिशियंसी? जीटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट। सिंपल, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो हीट इंजन में आउटपुट क्या है? आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? टरबाइन वर्क। हीट इंजन का जो आउटपुट होता है, देखिए हमेशा याद रखना कि जैसे हीट इंजन है, हीट पंप है या रेफ्रिजरेटर है, उसमें जो आपका ये होता है क्या होता है, इसमें जो आपका ये होता है, क्या नाम, आज मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है ना, एक्चुअली तबीयत सही है नहीं, तो कंसंट्रेटेड नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए कोई ना, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए क्या है ये है आउटपुट, मतलब कि ये नेटवर्क आउटपुट है। नेटवर्क आउटपुट, आउटपुट क्या चाहिए आपको? हीट इंजन जब भी आप बात करते हैं तो हीट इंजन के बारे में एक ही चीज़ है, वो है वर्क आउटपुट। हीट इंजन जब भी यूज़ करते हैं आपको वर्क चाहिए होता है। रेफ्रिजरेटर जब भी यूज़ करते हैं तो आपको ये पानी आपने बॉटल रख दिया रेफ्रिजरेटर में, वो ठंडा चाहिए आपको। और आपका ओपिनियन क्या है? हीट पंप है, हीट पंप क्या काम है कि कमरे को गर्म रखना। ठीक है, वो चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हमें ये याद रखते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं आउटपुट में, वो नेटवर्क आउटपुट, और आपने इनपुट क्या दिया। तो हमेशा याद रखना नेटवर्क आउटपुट मतलब कि टरबाइन का जो वर्क आपको मिला, लेकिन साथ में एक और चीज़ हो गई कि पंप का वर्क जो है वो लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं आपने पंप वर्क कर दिया। तो इसी जो टरबाइन से वर्क मिला है ना, इसी काम से थोड़ा सा हम पंप को चला लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं लगाते। टरबाइन से ही हमको साइक्लिक ये चीज़ें हैं, तो हम क्या करते हैं, टरबाइन से इतना सारा वर्क मिल रहा है, थोड़ा सा काम हम पंप को दे देते हैं और वो काम करने लग जाता है। इसलिए जो नेटवर्क आउटपुट है टरबाइन माइनस पंप हो जाता है। और इनपुट क्या दिया हमने? इनपुट दिया यही Q1 सप्लाई। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये हो गया इफिशियंसी इक्वल टू। एक चीज़ आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी, साइक्लिक इंटीग्रल में जो DQ इक्वल टू होता है DW होता है। दैट मीन्स कि DW अगर कहीं है तो वो चेंज इन DQ हो सकता है। तो ये क्या है? W टर्बाइन माइनस W पंप। ये क्या है? टोटल वर्क ही है DW। अगर मैं इस साइकिल के लिए रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये क्या है? WT माइनस WP। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सर ये Q1 माइनस Q2 है, क्योंकि टोटल
चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन ये आपका वर्क, यही तो होगा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये Q1 हो जाएगा। तो इफिशियंसी अगर मैं देखूँ तो ये क्या आ जाएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ जाएगी। इफिशियंसी आपकी क्या आ जाएगी फाइनली, ये 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ जाएगी इफिशियंसी। समझ में आई बात। तो इफिशियंसी को आप जब भी निकालेंगे, इफिशियंसी ऑलवेज विल बी लेस देन 1, ऑलवेज। कभी 100% इफिशियंसी हो ही नहीं सकती। और अगर ये आपकी इफिशियंसी जो होती है वो किस में होती है, परसेंटेज में होती है, परसेंटेज में हम निकालते हैं। जैसे आगे 0.23 तो दैट मीन्स कि 23%। बात समझ में आई, ऐसे हम निकालेंगे, मतलब 1 से कम ही होगी हमेशा। इफिशियंसी की केस में एक चीज़ याद रखना कि हमेशा इफिशियंसी के केस में ये क्या होगा, इफिशियंसी के केस में आउटपुट विल बी ग्रेटर देन इनपुट, हमेशा ऐसा होगा। बात समझ में आई। तो जो इफिशियंसी का टर्म है वो कहाँ यूज होता है, हीट इंजन के केस में। इंजन की केस में ही हम देखते हैं कि इंजन इफिशियंट है कि नहीं है। अब आगे जब हम हीट पंप पढ़ेंगे या रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे तो वहां पे इसी इफिशियंसी को दूसरा नाम दे देते हैं, वो है आपका COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जब भी इफिशियंसी आपकी लेस देन 1 होती है उसका नाम इफिशियंसी होता है, लेकिन काम वही है, आउटपुट अपॉन इनपुट। लेकिन वहां पे क्या होता है, एक से ज्यादा वैल्यूज आने लगती हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं, दूसरा नाम दे दिया हमने, बस उसी इफिशियंसी का नाम चेंज कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा सर, हमने ये देखा कि अगर हीट पंप के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हीट पंप तो एक खुद ही है, एक रेफ्रिजरेटर है। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हीट इंजन को हमने समझा था वैसे इसको भी समझ लेते हैं। क्लियर है, इसको भी समझते हैं कैसे। देखिए, जब भी मैं टरबाइन को बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनाऊंगा, और जब मैं कंप्रेसर को बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनाऊंगा। याद रखना, टरबाइन और कंप्रेसर में फ़र्क क्या है। देखिए, ये एरिया जो है, देखिए ध्यान समझिए, इसका क्यों बनाया जाता है, ये भी कारण है। इसका एरिया देखिए एक्सपैंड हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एरिया एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सपेंशन प्रोसेस है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। लेकिन कंप्रेसर में देखिए एरिया धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, पहले एरिया इतना था, फिर इतना इतना इतना, इसका मतलब ये हुआ कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए ऐसा बनाते हैं। तो ये कंप्रेसर है। शाइन से भी आप कई बार बता सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, वो आपके सामने दोनों फिगर को बनाएगा और बताएगा इसमें से टरबाइन कौन है और ये कंप्रेसर कौन है। लेकिन उसको बताने से पहले एक चीज़ बताना होगा कि सर इधर इनपुट है और इधर आउटपुट है, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है वो इधर इनपुट कर दे, तो फिर इनपुट और आउटपुट में विशेष ध्यान रखना, इधर इनपुट है और इधर आउटपुट है। दैट मीन्स कि इधर इनपुट है इसका, इधर आउटपुट है। ठीक है, इनपुट आउटपुट का भी रोल है। देखिए, मैं पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं क्लास में कभी बने बनाए फिगर्स को नहीं रखता। मैं चाहता था ये चीज़ें पहले भी फीड करके इसमें रख सकता था, आपका टाइम बच जाता।
लेकिन टाइम बचा के क्या करोगे यार, 2-3 मिनट बचा के क्या करोगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब फिगर बना बनाया हो और पहले से ही सारी चीज़ें लिखी हुई हो तो उसको समझाने का काम तो 10वीं 12वीं का बच्चा भी कर सकता है। लेकिन अगर आप सच में एक टीचर हैं तो आपका काम है कि आप उसी क्लास में सारी चीज़ों को बनाइए और उसी क्लास में समझाइए, तभी मज़ा आता है मेरे हिसाब से। जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन यह है कि मेरा अपना ओपिनियन यही है, ठीक है। आपका काम क्या है कि आपको समझना है फिगर्स को, उसी वक्त जो चीज़ें फिगर बनती हैं वही चीज़ें समझनी होती। चलिए अभी मैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ले रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, आपका फ्रिज है। फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर। फ्रिज, आपके घर में जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, इसी को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। अब ध्यान समझिएगा ये साइकिल कैसे काम करता है। देखिए आपको RAC में, मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दिखता कैसा है, ठीक है, कैसा दिखता है। दोनों एक ही साइकिल पे दोनों ही काम करेंगे। मैं रेफ्रिजरेटर को समझा रहा हूँ, आप हीट पंप को भी समझ लीजिएगा साथ में, ठीक है। देखिए क्या है, इसको कहते हैं इवेपोरेटर। अब आपको पता है कि नेचुरल प्रोसेस है, अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है। अब मान लीजिए आपका ये फ्रिज है, फ्रिज का पोर्शन है T2, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ है, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ठीक है। फ्रिज में आपने बॉटल रख दिया, आपने इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे बॉटल को रख दिया। अब यहाँ पे फ्रिज के ही अंदर लगा होता है इवेपोरेटर। इसमें जो जितना भी ये फ्लूइड फ्लो करता है ये रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट, आप कहते हैं ना कि फ्रिज में हमारी गैस लग रही है, वो रेफ्रिजरेंट है, वही गैस है वो, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, ये सारे सर्कल में, ये पूरे सर्कल में रेफ्रिजरेंट दौड़ता रहता है, ये सारा दौड़ता रहता है। कंप्रेसर से जाएगा, फिर ये कंडेंसर में जाएगा, ये सारा दौड़ता रहता है। तो क्या है कि जब रेफ्रिजरेंट यहाँ पहुँचा तो इवेपोरेटर में इसका टेम्परेचर जो था ये बहुत कम था, बहुत कम था। अब भाई साइकिल है, साइक्लिक डिवाइस है, तो मैं एक एक तरफ से चलता हूँ तो कहीं से भी उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने ये आपका इवेपोरेटर में ये जो कॉइल्स लगी हुई थी, इसके थ्रू जब रेफ्रिजरेंट पहुँचा तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत कम था, और इसका जो टेम्परेचर आपने रखा इन्वायरमेंट टेम्परेचर के, इसके टेम्परेचर से ये वाला टेम्परेचर जो है इवेपोरेटर में बहुत कम था। तो इसकी जो आपने जो भी डिवाइस रखी, जो भी आपने बॉटल रखा, जो भी आपने आप थर्मोडायनेमिक मैटर रखे, वो क्या किया, उसने हीट को खींचा। उससे बॉटल में पानी था, बॉटल की पानी से उसको हीट को खींचा इस इवेपोरेटर ने, और हीट को खींचा जैसे, वैसे ही ये जो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट है इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा तो ये फिर से हीट होने लगा। ये फिर से हीट होने लगा तो वापस से ये हीट होकर के कहाँ चला गया, कंप्रेसर में। अब जब कंप्रेसर में एंट्री हुई तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टीम की एंट्री होगी, ध्यान रखना, स्टीम की एंट्री होगी, यहाँ पे फ्लूइड की एंट्री नहीं होगी। लिक्विड स्टेट में वो नहीं जा सकता, वो क्या करेगा, सिर्फ स्टीम स्टेट में वो इंटर करेगा कंप्रेसर में। देखिए कंप्रेसर और पंप में ही छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि पंप हमेशा फ्लूइड पे काम करता है और कंप्रेसर हमेशा आपका गैसियस स्टेट में काम करता है। पंप का काम जो है कंप्रेसर से बहुत लेस होता है। जहाँ पे अगर पंप से आपका काम हो सकता है, वहाँ हम कंप्रेसर यूज़ करना ही नहीं चाहते। जैसे कंप्रेसर हम यूज़ करते हैं जेट में, जेट में क्या होता है, जेट में वहाँ पे हम फ्लूइड को यूज़ ही नहीं कर सकते, वहाँ पे एयर्स हैं, तो एयर्स को यूज़ करने के लिए हमें कंप्रेसर यूज़ करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। तो ध्यान रखना, ये पंप और कंप्रेसर में मैं बाद में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए बस ये समझ लो कि कंप्रेसर फिर स्टीम पे ही काम करेगा। स्टीम इंटर हुई और फिर हमने काम करना इस पर शुरू कर दिया। सर हमने काम क्यों कराया, हमने कंप्रेसर को क्यों लगाया, एक्स्ट्रा वर्क क्यों करा रहे हैं हम, जब हमारे पास इवेपोरेटर में लो टेम्परेचर था और यहाँ से इन्होंने हाई टेम्परेचर पे इस हीट को मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो फिर कंप्रेसर लगाने की क्या ज़रूरत थी, ज़रूरत है। जब देखिए जो हीट आप उठाए, जो हीट ये रेफ्रिजरेंट लेके जा रहा है कंप्रेसर में, और कंप्रेसर ने और उसको कंप्रेस कर दिया, मतलब जितनी हीट पे एंट्री हुई थी, जितने टेम्परेचर पे हीट की एंट्री हुई थी, उतने टेम्परेचर से और ज़्यादा जैसे ही कंप्रेसर ने कंप्रेस कर दिया, तो फिर दैट मीन्स कि प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया तो सर टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया
तो फिर क्या करेगा, ये हाई टेम्परेचर स्टीम जो है अब यहाँ से जा रही है, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट ये यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से गया तो अब क्या कर दिया, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और ये क्या है, इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये जो सिस्टम आपने रखा था ये क्या था, एटमॉस्फेरिक था, बॉटल आपकी एटमॉस्फेरिक थी और ये भी एटमॉस्फेरिक है। तो भाई एटमॉस्फेरिक से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोल्ड इवेपोरेटर आपने लगाया। अब उस हीट को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करना है हमें। अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ले लेते हैं, ये एटमॉस्फेरिक पे है, ये एटमॉस्फेरिक पे है। क्या एक दूसरे के साथ हीट का इंटरेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तब 100 से 20 डिग्री सेल्सियस हीट का इंटरेक्शन हो पाएगा। इसीलिए कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेस करके उस रेफ्रिजरेंट की हीट को बढ़ा दिया उसने, स्टीम की हीट को बढ़ा दिया। और स्टीम की हीट को बढ़ा दिया तो अब जब इसकी हीट जो है कंडेंसर में, ये कंडेंसर है, कंडेंसर में जब ये हीट हाई टेम्परेचर पे हो गई, कंडेंसर में जब ये हीट हाई टेम्परेचर पे आ रही है, तो अब इसको इन्वायरमेंट में हीट को रिजेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे है और वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेट है। वो इजिली हीट को इन्वायरमेंट में रिजेक्ट कर देगा। बात समझ में आई? लेकिन फिर भी कंडेंसर कितना प्रेशर कम कर सकता है? कुछ तो प्रेशर के साथ फिर से ये आगे स्टीम आगे बढ़ती है और उसके बाद आपके सामने क्या होता है, थ्रॉटलिंग वाल्व लगा होता है। और थ्रॉटलिंग के बारे में तो क्वेश्चन मत पूछना, थ्रॉटलिंग के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ था थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। वहाँ पे मैंने थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि कैसे प्रेशर कम होता है। और थ्रॉटलिंग का काम क्या होता है, प्रेशर को कम करना, बहुत कम कर देना। थ्रॉटलिंग देखिए, रेफ्रिजरेटर में दो ही चीज़ों का ज़्यादा महत्व है, एक कंप्रेसर, दूसरा थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग लगा होता है, आपके पीछे कॉइल लगी होती है, थ्रॉटलिंग बहुत लंबी सी कॉइल होती है, ऐसा ही है, छोटी से ऐसे 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 इतनी ज़्यादा कॉइल्स, इतनी ज़्यादा पतली पतली कॉइल्स होती हैं कि वो इतना घूम घूम के उसका प्रेशर बिल्कुल एकदम कम हो जाता है। और आप जानते हैं कि अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं कि जब ये हमारा ये रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर में एंट्री करे तो इसका टेम्परेचर बहुत कम हो, ताकि इसके टेम्परेचर को ये एक्सट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ खींच सके, हीट को वहाँ से ले सके। और यही कारण है कि इसी पूरी साइकिल पे आपका रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। अब हीट पंप क्या है सर? हीट पंप कुछ और नहीं है, सिस्टम सेम है, साइकिल सेम है, बस फर्क क्या है कि रेफ्रिजरेटर में जो आपका आउटपुट है वो ये है, आपको चाहिए कि प्लेस जो है ठंडा होना चाहिए। और हीट पंप का काम क्या होता है, हीट पंप जो है ये आपके बाहर जो है अपने देश में कम यूज़ होता है, बाहर के देशों में कमरे को गर्म रखने के लिए कमरे के बाहर जो है पानी का एक लेयर लगाते हैं और उसको बाहर से इन्वायरमेंट से गर्म करते हैं। तो कमरे को गर्म करने के लिए, मान लीजिए ये रूम है आपका, इस रूम को गर्म करने के लिए पूरा साइकिल इसी तरह से काम करेगा। और ये चूंकि यहाँ से हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो हीट को रिजेक्ट कर रहा है तो इन्वायरमेंट को तो गर्म करेगा ही। आप फ्रिज के पीछे चले जाइए, वहाँ पे आपको गर्मी महसूस होगी। क्यों गर्मी महसूस होगी? एसी का जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो आप छत पे जाइए वहाँ पे आपको गर्मी महसूस होगी, वो इन्वायरमेंट में हीट को रिजेक्ट कर रहा है। अब उसी गर्मी को अगर मैं कमरे में ला के रख दूँ तो कमरे को गर्म करेगा। मतलब साइकिल एक ही है, लेकिन काम क्या है, दो है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। तो आई होप सो कि ये चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें क्या चीज़ें हैं, अब इसमें है कि सर इसमें अब आता है इफ़िशियंसी। सर इफ़िशियंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब आउटपुट इसमें अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करता हूँ, अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करता हूँ तो आउटपुट क्या है? आउटपुट हमें क्या चाहिए? ये Q1 चाहिए हमें, सॉरी ये Q, इसको Q1 ले लेते हैं क्योंकि वो T1 हमने लिया हुआ है, इसको Q2 ले लेते हैं, यहाँ पे T2 लिया है। तो हमारे पास आउटपुट क्या चाहिए सर? आउटपुट चाहिए Q2 और इनपुट क्या है? इनपुट जो है कंप्रेसर वर्क है, कंप्रेसर वर्क, और कोई काम नहीं है। तो कंप्रेसर वर्क जो है वो क्या है? ये। ठीक है, अब कंप्रेसर वर्क को अगर हमें निकालना हुआ तो हम निकालेंगे
वही साइक्लिक डिवाइस, क्योंकि ये साइक्लिक डिवाइस है तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होता है, और जब डी डब्ल्यू को हम निकालेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर, तो ये कंप्रेसर वर्क आपका आ जाएगा Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 विल बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन Q2। यहाँ पे क्या होगा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो जब हम ये चीज़ निकालते हैं, तो ध्यान रखना ये ग्रेटर देन 1 आती है, और ग्रेटर देन 1 आने की वजह से इसी इफिशियंसी का नाम हमने चेंज करके कर दिया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसी को हम बोलते हैं COP। मतलब अब हम उसी इफिशियंसी को, काम वही है, आउटपुट अपॉन इनपुट, हमें आउटपुट क्या चाहिए, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, लेकिन अब चूंकि ये ग्रेटर देन 1 होता है, चूंकि इफिशियंसी हमेशा लेस देन 1 आती है, इफिशियंसी जो होती है हमेशा लेस देन 1 होगी, चाहे वो 0.9999 होगी, 99.99 होगी, लेकिन वो 1 नहीं होगी, 100% नहीं हो सकती। इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं COP। तो अब जब हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की बात करेंगे, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, आउटपुट हमको Q2 चाहिए, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये है COP। और COP ऑफ अगर हमें हीट पंप चाहिए, तो हीट पंप में हमको आउटपुट क्या चाहिए होता है, हीट पंप में सर हमको आउटपुट चाहिए होता है ये, कहाँ गया भाई, ये आ नहीं रहा है, चलो। हीट पंप में जो आपका होता है ये आउटपुट क्या चाहिए होता है, ऊपर वाला कमरा आपका गर्म होना चाहिए, तो ऊपर क्या था, Q1 था, तो आपका क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। बात समझ में आई? दोनों में क्या डिफरेंस है, Q1 माइनस Q2, नीचे वही इनपुट सेम है, हर जगह इनपुट सेम है, लेकिन आउटपुट क्या है, आउटपुट दोनों में डिफरेंस ये है कि हमको रेफ्रिजरेटर के केस में Q2 चाहिए था और हीट पंप के केस में Q1 चाहिए था। बात समझ में आई? तो यहीं से हमारी चीज़ें ये क्लियर हो जाती हैं। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो हीट पंप और ये आपका हीट इंजन ये क्लियर हुआ है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक का जो 2 स्टेटमेंट था, वो दोनों स्टेटमेंट क्या है, केल्विन का और प्लैंक का, केल्विन प्लैंक और क्लाउसियस का स्टेटमेंट क्या है। अब आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब थर्मोडायनेमिक का जो 2 स्टेटमेंट है वो समझ लेते हैं। देखिए ये कुछ टर्म्स थे, वो चीज़ें समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो चीज़ों को समझाया। क्लियर है? अब हम थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट इन्होंने बोला, केल्विन साहब ने, केल्विन प्लैंक इनका नाम था। केल्विन प्लैंक ने एक बात बोली, इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा यार कि एक PMM1 थी, एक PMM छोड़ो, अभी देखो, मान लीजिए ये आपका हीट इंजन है, T1 टेम्परेचर पे है, ये सोर्स है, ये आपका हीट इंजन है, ये आपका सिंक है, ये T2 टेम्परेचर पे है, और यहाँ से आपको वर्क मिल रहा है। ठीक है, अब एक है PMM2। PMM2 को समझने से पहले PMM1 समझ लेते हैं। PMM1 आपको मिला था थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में। PMM क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन। इसको एक हाइपोथेटिकल मशीन है, ऐसा कोई मशीन नहीं है, इसको बस हमने एक इमेजिन कर लिया कि यार एक ऐसी टाइप की मशीन है, कुछ और कुछ नहीं। हाइपोथेटिकल केस है, ज़्यादा कुछ उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। PMM1 ये कहता है, PMM1 ये कहता है कि मैं PMM1 हूँ, मैं हूँ PMM1। मुझे अगर आप हीट नहीं भी देते हैं तो मैं कंटिन्यूअसली आपको वर्क प्रोड्यूस करके दूंगी। मतलब कि अगर मैं इसकी इफ़िशियंसी को निकालना चाहूँ तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, W अपॉन में Q। Q जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे वर्क नहीं मिल रहा है, ये 0 है। तो इन्फिनिटी मतलब कि ये 100% आपकी इफ़िशियंसी, सॉरी 100% नहीं, इन्फिनिटी आ जाएगी।
ये क्या आ जाएगी, इन्फिनेटिव आ जाएगी। परपेचुअल मोशन मशीन ने कहा कि मैं PMM1 हूँ, अगर आप मुझे हीट नहीं देते हैं तो मैं तब भी इन्फिनेटिव वर्क कर सकती हूँ। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। इसीलिए ये क्या करता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को वायलेट कर देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि अगर आप हमको काम करें, हीट दे रहे हैं तो हम आपको काम देंगे, लेकिन अगर आप हीट नहीं देंगे तो हम आपको काम नहीं देंगे। तो PMM1 जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को वायलेट करता है। लेकिन उसी बेस पे दूसरा सिस्टम बना हमारा PMM2। PMM2 क्या बना? PMM2 ये कहता है कि अगर आपके पास एक सोर्स है, मान लीजिए, और आपका ये हीट इंजन है और आपको वर्क मिल रहा है, सोर्स से आपने Q1 को दिया, और अगर आप जो हीट दे रहे हैं, जो आपने हीट दिया, इसको सोर्स से हीट इंजन को आपने जो हीट दिया, इस हीट इंजन से, इस हीट इंजन से आपको वर्क मिला, मतलब ये PMM1 है। PMM1 क्या कहता है? PMM1 ये कहता है कि बिना हीट रिजेक्ट किए हुए, बिना हीट को रिजेक्ट किए हुए, ये क्या करेगा, Q1 जितना आप हीट देंगे, हीट इंजन उतना काम करके देगा। मतलब इन्वायरमेंट में वो हीट रिजेक्ट ही नहीं करेगा, जितना आपने हीट दिया उतना ही वो हीट इंजन काम करके दे देगा। ये PMM2 कहता है। PMM2 कहता है कि भाई कोई हीट इन्वायरमेंट में रिजेक्ट ही नहीं होगी, सिंक में या इन्वायरमेंट में कोई हीट रिजेक्ट नहीं होगी। अगर इसके रूल के हिसाब से मैं एफिशिएंसी को निकालूं तो एफिशिएंसी हो जाएगा W/Q1, और W यहाँ पे चूंकि Q1 जितना दिया उतना W मिला, तो Q1 = W हो जाएगा, तो Q1 से W कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1। दैट मीन्स कि 100% एफिशिएंसी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से, सेकेंड PMM1 के हिसाब, PMM2 के हिसाब से 100% एफिशिएंसी। क्लाउसियस ने कहा, सॉरी उन्होंने केल्विन प्लैंक ने कहा कि ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। सेकेंड लॉ इसीलिए बनाया गया। सेकेंड लॉ ने कहा कि एनर्जी जो होती है वो क्वालिटी वाइज हमेशा डिग्रेड होती है, हमेशा वो अपनी क्वालिटी को कम करती है। अगर आप जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं उतनी हीट नहीं मिल सकती, आपको कुछ ना कुछ हीट जो है वो इन्वायरमेंट में रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। तो PMM2 क्या करता है, केल्विन साहब ने कहा कि आपको कुछ ना कुछ हीट, जैसे आपने हीट Q1 दिया तो आपको कुछ ना कुछ Q2 हीट इन्वायरमेंट में रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वर्क मिल सकता है। तो PMM2 जो था, PMM2 जो है वो वायलेट करता है किसको, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है जब तक आप हीट को रिजेक्ट नहीं करेंगे इन्वायरमेंट में तब तक आपको वर्क नहीं मिल सकता। 100% तो हो ही नहीं सकता यार, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई इफिशियंसी, केल्विन साहब ने कहा इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती, वो चाहे 99.99%, 99.99% हो सकती है, लेकिन 100% नहीं हो सकती। इवन कार्नोट साइकिल, अगले वीडियोस में हम देखेंगे कार्नोट साइकिल क्या है। इवन कार्नोट साइकिल की भी इफिशियंसी 99.99999% होती है, लेकिन इसकी भी 100% इफिशियंसी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। बात समझ में आई कि ऐसा कोई हीट इंजन बनाया ही नहीं जा सकता कि जिसकी इफिशियंसी 100% हो, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ हीट रिजेक्शन होगा। तो जो हमारा एक्चुअल हीट इंजन का डायग्राम बना ये कुछ ऐसा बना। बात समझ में आई? आई होप सो ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा चीज़, दूसरा सरकार आए आपके क्लाउसियस। क्लाउसियस साहब ने क्या कहा, क्लाउसियस साहब ने कहा कि यार PMM2 ने एक बात बोली थी। PMM2 ने बोला कि यार आपका ये जो हीट पंप है, देखिए अभी तक मैंने क्या बात किया था, जो हीट पंप को मैंने क्लाउसियस से पहले मैं इस चीज़ को दिखा देता हूँ। जो मैंने अभी हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, जैसे मैंने हीट इंजन के बारे में बताया ना, हीट इंजन का उतना बड़ा पावर प्लांट अब मैं एक लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा एक छोटे से फिगर में। वैसे ही अब मैं उसी तरीके से हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को भी दिखाऊंगा। आप समझ लीजिएगा कि ये हीट पंप है या रेफ्रिजरेटर है।
अब क्या है, ये हीट पंप या रेफ्रिजरेटर है। कैसे, यही है। यहाँ पे क्या था, T1 था, यहाँ पे क्या था, Q1। हीट इंजन में इधर साइड में था ना, देखना ध्यान से, ये T2 था, ये सिंक है, ये सोर्स है। हीट इंजन में क्या था, यहाँ वर्क मिल रहा था। अब आपको क्या करना है, यहाँ वर्क नहीं मिलेगा। अब आपको दो चीज़ें मॉडिफाई कर देनी है। इसके साइन को भी आपको चेंज कर देना है। ये देखिए, अब क्या कह रहे हैं कि Q1 आपको इधर चाहिए और Q2 आपको इधर से निकलनी चाहिए, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, पंप वर्क या कंप्रेसर वर्क, सॉरी कंप्रेसर वर्क ही रहेगा, पंप वर्क कहाँ था यहाँ पे। अरे यार, ये इरेजर ही नहीं काम करता, पता नहीं कैसे। ये आपका कंप्रेसर वर्क रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपके हट जाएंगी, ये जो आपका वर्क है, इधर वाला वर्क हट जाए। इरेजर नहीं काम कर रहा है ना, जाने दो यार, छोड़ो, ठीक है। तो अब हम आपको पंप और रेफ्रिजरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आपको COP चाहिए हीट पंप की, तो आपको क्या करना होगा, हीट पंप की COP के लिए, सर ये आउटपुट है Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अगर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर चाहिए तो रेफ्रिजरेटर की COP क्या हो जाएगी, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। बात समझ में आई, ये चीज़ है। ये Q2 आउटपुट होगा, ये Q1 इनपुट आउटपुट होगा उसमें हीट पंप में। अब एक चीज़ और याद रखना, COP ऑफ हीट पंप हमेशा क्या होता है, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये याद रखना हमेशा। कहाँ से आया, इसके डेरिवेशन को जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। अब हमारे सामने क्लॉसियस का स्टेटमेंट आता है। क्लॉसियस का स्टेटमेंट आता है, तो क्लॉसियस ने क्या कहा कि ये T1 टेम्परेचर है, यहाँ से आपने Q1 दिया, ये हीट पंप है, ये आपका Q2 है, और ये आपने कंप्रेसर वर्क किया, कंप्रेसर वर्क आपने किया, ठीक है। यहाँ पे T2 था, मान लीजिए T1 आपका 500 डिग्री सेल्सियस पे था और T2 आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे इन्वायरमेंट पे है। ये हैंग कर रहा है यार, ठीक है। ये अब इसने कहा, क्लॉसियस ने कहा कि एक हमें चीज़ मिली जो ये कह रही थी, यार ये हैंग कर रहा है, बहुत इरिटेशन होती है इससे। एक तो वैसे भी तबीयत नहीं सही है, चलिए कोई ना यार, मैनेज करते हैं किसी तरह से। कमाल है यार, लो क्या यार, चलिए। अब PMM2 ने एक चीज़ और बोली, उसने बोला यार कि एक बात बताओ कि हमको 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमें क्यों रिजेक्ट करना है हीट पंप के द्वारा। हीट पंप जो है हमारा 500 डिग्री सेल्सियस से, लो टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस से ये हीट Q2 को उठा रहा है, और ये Q1 जो है 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हीट पंप ये काम क्या कर रहा है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट कर रहा है।
तो क्लॉसियस साहब ने कहा कि अगर मैं इसके नियम के मुताबिक अगर मैं COP निकालना चाहूँ हीट पंप की, तो हीट पंप की COP क्या हो जाएगी, हीट पंप की COP हो जाएगी सर Q1 अपॉन में आउटपुट, ये सॉरी आउटपुट है और इनपुट क्या है Q1 माइनस इनपुट आपका Q2 है। भाई इनपुट आपका Q2 ही है, Q2 निकल रहा, Q2 दे रहे हैं हम। और नहीं इनपुट ये नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि W आपका जो है काम आपको नहीं करना है, बिना काम किए कंप्रेसर जो है काम नहीं कर रहा है। तो अगर मैं आउटपुट को इनपुट को W ये बहुत यार पता नहीं क्या है करने लगता है क्यों। W कंप्रेसर कह रहे हैं कि आप बिना कंप्रेसर के काम किए हुए अगर आप COP निकालेंगे तो इसकी COP क्या आ जाएगी, इन्फिनेटिव आ जाएगी। और ऐसा कोई हीट पंप है ही नहीं जिसकी COP इन्फिनेटिव हो, इसलिए यह संभव ही नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि आप कोई भी हीट को लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक आप हीट को रिजेक्ट करा सको विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो इसलिए आपको कोई ना कोई एक एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जो है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट को रिजेक्ट करा सकते हो, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी प्रैक्टिकली आप देखिए हीट का नेचर होता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ वो फ्लो करती है, लेकिन अगर आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो करा रहे हैं तो शायद ये संभव नहीं है जब तक कि आप उसमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं लगाते। ये भी क्या किया, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाइज इसने क्या किया, क्वालिटी पे काम किया। तो यही दोनों स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस के स्टेटमेंट मिलकर के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो था उसने कहा कि क्वांटिटी वाइज हमारी एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने कहा कि क्वांटिटी वाइज हमारी एनर्जी बेशक कंजर्व्ड हो, आप नेसेसरी जरूर हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस ने मिलकर के एक नया स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप हीट इंजन बना रहे हैं तो बिना हीट रिजेक्ट हुए आपका इंजन काम कर ही नहीं सकता, 100% इफिशिएंसी नहीं हो सकती। वही चीज़ इन्होंने क्लॉसियस ने दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप हीट पंप या रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं तो उसकी COP कभी इन्फिनेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें हमेशा आपको वर्क करना पड़ेगा। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक एनर्जी आप ऐसे आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको थर्मल रिजर्वायर इसमें क्लियर हो गया होगा, आपको हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्लियर हो गया होगा। यही था आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके सामने कार्नोट साइकिल और क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस ने जो इनइक्वालिटीज़ वगैरह को लाया था वो कैसे क्या उन्होंने डिस्कस किया हुआ था, कहाँ से एंट्रोपी का जनरेशन होता है, कहाँ से एंट्रोपी का चर्चा शुरू होती है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अच्छे से समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखना, घर में रहना और सुरक्षित रहना। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।